हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आप लोगों को 15 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और आप लोगों को जो चैप्टर है, टोटल जो क्वेश्चन चैप्टर है, आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में और वो 5 चैप्टर है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ रही है। यानी टोटल आपके पास 11 चैप्टर है और आपके पास दिन कितने हैं? 10, 11, 12, 13, 14, सिर्फ 5 दिन है आपके पास। तो सबसे पहले हम 2 दिन में क्या करेंगे? 2 दिन में हमारा टारगेट होगा कि चैप्टर वाइज हम लोग रीडिंग करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे टारगेट होगा कि कम से कम 3-4 पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। जो जितने भी हमारे मिड टर्म के एग्जाम्स हुए या दूसरे हमारे पास सैंपल पेपर्स है, हम उनको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा आसान रिवीजन करा रही हूँ, ताकि आपको चैप्टर जो बेसिकली वो रिवाइज हो जाए एक बार, कि उस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं वो आपको याद आ जाए। तो फटाफट से सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट जो डेट्स है पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स में वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चाहे तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है या तो अपनी कहीं कॉपी में लिख लो, इससे बाहर कोई भी डेट आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डेट में ही होती है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन इकोनॉमिक्स में ऐसे लगता है बहुत सारी डेट्स है, कैसे याद करें। तो एक जगह पे जब आप लिख लोगे, सबसे पहले एक आपको रिलीफ होगा कि चलो इतने इंपॉर्टेंट डेट्स है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात कि आपको बार बार उनको एग्जाम से पहले भी रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, एक साथ देखो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि जो स्वेज कनाल है वो स्टैब्लिश कब हुआ था, जिसके कारण भारत और ब्रिटेन के बीच में आपको पता है कि 7,000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कम हो गया था और डायरेक्ट जो है भारत और ब्रिटेन जो है बहुत टाइम बचता था, जो ट्रांसपोर्टेशन काम था वो आसान हो गया था। तो कहाँ पे हुआ था? 1869 में। किन दो देशों के बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। दूसरा है कि द फर्स्ट रेल इन इंडिया स्टार्टेड ऑपरेटिंग। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बार बता दूं, आप लोग क्वेश्चन क्या है ठीक से सुनते नहीं है और फिर कमेंट की बरसात हो जाती है कि मैं आपने ये आंसर इसका ये होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान देखिए, इंट्रोड्यूस हुआ था वहां पे 1850 में। मुझे ये पता है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन ऑपरेट हुआ था वो यहाँ पूछ रहा है, तो वो अलग क्वेश्चन है कि कब वहां पे हमारे भारत में रेलवे चला था। तो ऑपरेट कब हुआ था? 16, अगर ये डेट खैर इतना कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, तो 1853 याद कर लेना। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस 1937। ये सारे जो डेट है वो अंग्रेजों के टाइम के ही है। फर्स्ट सेंसस जो हमारे भारत में हुआ था वो भी अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, ब्रिटिशर्स टाइम में हुआ था, 1881 में हुआ था। और उसके बाद से ही ये हर 10 सालों में हमारे यहाँ पे सेंसस किए जाते हैं। ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड जो है 1921 को कहा गया, हिंदी में महान विभाजन वर्ष कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी सेंसस होते थे उसमें क्या होता था कि 10-10 सालों में कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी, कभी जनसंख्या घट जाती थी। लेकिन 1921 के बाद जो हमारी जनसंख्या लगातार, उसके बाद जितने भी सेंसस उसमें जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हर 10 साल के बाद जितने भी सेंसस हो रहे थे, हर बार देखा गया कि जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसे ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा गया है। नेक्स्ट, टिस्को जो है स्टैब्लिश कहाँ पे हुआ था? पता है आपको, बिहार में जमशेदपुर में हुआ था। लेकिन किस साल में हुआ था? 1907 में। द प्लानिंग कमीशन इंडिया वाज सेटअप इन। प्लानिंग कमीशन कहाँ पे हुआ था? पोल साइंस में भी आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, 1950 में हुआ था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है कहाँ अडॉप्ट किया गया? 1956 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस्ड है 1991 में। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट ऑन। जो जीएसटी कब आया था इफेक्ट में? 1 जुलाई 2017 में। नीति आयोग हमें पता है 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 से 56 का टाइम पीरियड था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश है वो 1995 है। डीमोनेटाइजेशन इंडिया, ये तो आप लोगों के सामने ही हुआ होगा, सब बच्चे को याद होगा, 8 नवंबर 2016 की बात है। नेक्स्ट है जीएसटी एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। इसमें ध्यान से देखना कि पास्ट का पार्लियामेंट में हुआ 29 मार्च 2017 में, लेकिन जो इफेक्ट में आया वो कब आया? देखिए, जीएसटी वो केम इनटू इफेक्ट तो 1 जुलाई 2017। तो ये ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट में पूछा है, पास हुआ है, या इफेक्ट में कब आया। ये आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और फिर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। व्हेन ऑल चिल्ड्रन एज बिटवीन 16 से लेकर 14 साल तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बना था। कब बना था? 2009 में। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। ये जो पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट था वो कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1979 में। द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो स्टैब्लिश हुआ था 1993 में। टिस्को प्लांट ने प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया? 1912 में। स्टैब्लिश तो 1907 में हो गया था, लेकिन प्रोडक्शन करना स्टार्ट कब किया था? 1912 में। 1912 में। इंडस्ट्रियल लाइसेंस स्टार्ट हमारे यहाँ पे कब हुआ था? 1952 में। गल्फ क्राइसिस जो है वही 1991 के बीच में हुआ था। 14 मेजर जो कमर्शियल बैंक थे उसको नेशनलाइज हुआ था 1969 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी। नेबार्ड का जो सेटअप है 1982 में हुआ।
लॉन्च ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 से 1999 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड, अब देखिए स्टार्टेड है, ऑपरेट वहां पे हुआ था, हमारे जो देश में जो रेलवे आया था वो 1850 में आया था। बैटल ऑफ प्लासी, आपको पता होगा कि जब पहला ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा था इंट्रोडक्शन में कि भारत में जो ब्रिटिशर्स का बेसिकली जो रूल करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे लोग बिजनेस करने के लिए आए थे, वो रूल करने के लिए नहीं आए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की सिचुएशन देखी, लोगों के एटीट्यूड को देखो तो उनको लगा यहाँ पे रूल करना हमारे लिए आसान है, तो कब उन्होंने रूल जो करना स्टार्ट किया था बैटल ऑफ प्लासी से। कैसे याद रखना, 1857 में फर्स्ट हमारा पता है आपको रिवॉल्ट हुआ, तो उससे 100 साल पहले, क्योंकि 1857 में जब क्रांति हुई थी 1857 में, तो एक हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि भैया तब से एक अंधविश्वास चला था कि ब्रिटिश के 100 साल पूरे हो चुके हैं, अब वो यहाँ से चले जाएंगे, इस तरह की भविष्यवाणी हुई थी। तो पूरे 100 साल जो है वो उसके कंप्लीट हो गए थे, तो जनरली लोगों को बैटल ऑफ प्लासी याद नहीं रहता। तो 1857 हर बच्चे को, छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, उससे 100 साल पहले चले आना, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी से ही उन्होंने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था। 100 साल कंप्लीट उन्होंने 1857 में किया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल करना करके हटका के वहां पे डायरेक्ट जो क्वीन है, क्राउन है, वो रूल करने लगे थे। 90 साल उन्होंने रूल किया, 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, तो पूरा 190 साल जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया। तो बैटल ऑफ प्लासी से ही उन्होंने बेसिकली रूल करना स्टार्ट किया, पहले बंगाल को किया, फिर धीरे धीरे देखते पूरे भारत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये टोटल 27 है, कोई ज्यादा नहीं है, कुछ तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट कभी भी हमें एक सेफ जोन में ही चलना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए 27 से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो एक दो बार आप उसको रीड करोगे तो वैसे ही आपके दिमाग में बच जाएंगे, क्योंकि बहुत चीजों पहले से आपको पता ही है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बट इस एमसीक्यू से क्या होगा, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि चैप्टर में क्या है। क्योंकि जब फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट ही हुआ था इंडियन इकोनॉमिक्स इज इंडिपेंडेंस, भैया आजादी के टाइम पे इंडियन इकोनॉमिक्स की क्या स्टेटस था, हम सभी जानते हैं कि उस टाइम पे स्टेंजेंट ठहरी हुई हमारी इकोनॉमी थी, किसी तरह कोई डेवलपमेंट नहीं था, प्रोग्रेस नहीं थी, हमारे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सभी सेक्टर को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत खराब थे। हाँ, कुछ उनके पॉजिटिव डेवलपमेंट कहे जा सकते हैं कि रेलवे इंट्रोड्यूस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो उन्होंने किया, हम लोग जो एक तरह से जो हमारे बार्टर सिस्टम था उससे मॉनेटरी सिस्टम पे आए, कुछ पॉजिटिव चीज, सकारात्मक चीज उन्होंने की, बट वो सब भी अपने बेनिफिट के लिए, कि वो अलग बात है कि उससे हमें बाद में हमको फायदा हुआ, बट उन्होंने हमें फायदा हो इस तरह की कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने बल्कि हमारे जो भी हैंडीक्राफ्ट थे, हैंडमेड गुड्स थे, उनको भी उन्होंने तबाह कर दिया, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में उनकी पॉपुलैरिटी थी। तो ओवरऑल उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो भारत सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था, आज भूखी और गरीब भारत के रूप में उसकी पहचान हो गई विश्व में। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर ब्रिटिश ने किस तरह से, कैसे भारत को पूरा तबाह किया, किस तरह से उनके सिस्टम ने, उसकी पॉलिसी ने भारत को एक गरीब, एक सोने की चिड़िया अमीर देश से एक गरीब भूखमर देश बनाकर चले गए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट, व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के जब टाइम पे भारत की इंडियन इकोनॉमी की अगर हम नेचर कहें तो स्टेंजेंट ठहरी हुई, बैकवर्ड, पिछड़ी हुई, अंडर डेवलप, ऑल दिस भी, ये सारे ही फीचर्स थे, तीनों ही चीजें भारत की अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, मात्र 32 साल थे। आप समझ सकते हैं 32 ईयर्स में आज लोग इतने यंग माने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही कितनी थी, मात्र 32 साल। नेक्स्ट एक व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, टर्शरी सेक्टर, पता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यहाँ पे प्राइमरी गलती से हो गया, ये सिर्फ टर्शरी। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सेक्टर्स इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड। इंडिया को कितने भागों में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया, इसका आंसर है 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश। कहाँ पे पहली आयरन और स्टील कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, आंसर है डी, जमशेदपुर। मैंने ऊपर भी बताया कब हुई थी, हमको पता है 1907 में, जमशेदपुर, बिहार में। कह रहा व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी इंपोर्ट कॉल्ड। टैक्स और ड्यूटी जो इंपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर है टैरिफ, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ऑक्यूपेशन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के टाइम पे हमारे भारत की जो मेन ऑक्यूपेशन, बच्चे को पता है वह एग्रीकल्चर है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गांव में रहते थे, गांव में एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा सोर्स था ही नहीं एम्प्लॉयमेंट का, ऑक्यूपेशन का। द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिस्ट बिगिंस। जो सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक होते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ती है, और यही पे तो कौन सा जो ईयर है बेसिकली वहां पे स्टार्ट हुआ था, जैसे ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से भी जाना था, 1921।
नेक्स्ट है कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया। रेलवे जो है भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका आंसर है बी 1850 में। अभी मैंने ऊपर आपको डेट दिए थे, 1921 वाला भी क्वेश्चन दिया था, 1850 वाला भी क्वेश्चन ऊपर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ऊपर डेट से ही क्वेश्चन आया। इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो है कब हुआ था, 1881 में हुआ था। देखिए कितने सारे डेट के बेसिस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफरिंग अ ग्लिम्स ऑफ डैश स्ट्रक्चर, कि जितने भी हमारे वर्किंग पॉपुलेशन डिफरेंट सेक्टर्स में, प्राइमरी में कितने लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में कितने करते हैं, सर्विस सेक्टर में कितने करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि स्वेज कनाल वाज ओपन फॉर ट्रांसपोर्ट। ये भी देखिए ऊपर मैंने डेट दिया था, सबसे पहला ही क्वेश्चन था स्वेज कनाल कब हुआ था, तो 12th का आंसर है सी, 1869 में। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय। आजादी के टाइम पे ज्यादातर जो जमीन थी, लैंड थे, उसकी किसकी ओनरशिप थी, इसका आंसर है जमींदार की, जिसके कारण लैंड जो है बहुत ज्यादा खराब होकर देखा था। ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछ रहे, ध्यान रखना आप क्वेश्चन में, ओवरऑल अलग क्वेश्चन है, फीमेल की अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग टाइप पे आपको याद रखना है। तो 14th का हमारा आंसर है सी, कि भैया केवल उस टाइम पे 16% ही लोग लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। लिटरेट मतलब ये नहीं कि बहुत हाई क्वालिफाइड उनके पास जॉब थी, जो लिखना और पढ़ना जानते उसे हम लिटरेट कैटेगरी में डाल देते। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो और भी ज्यादा दयनीय उसकी स्थिति थी, 15 का आंसर है 7%। सिर्फ 7% जो थे फीमेल जो थे वो लिख और पढ़ सकते थे। टिस्को प्लांट ने कब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो 60 का आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वहां उस टाइम पे भारत की जो पर कैपिटल जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी। तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतनी ज्यादा थी, इसीलिए भारत को ठहरी हुई अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। आंसर है 0.5%। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूड। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है किस में इंक्लूड है, तो हम क्या कहेंगे, 18 का सी। सेकेंडरी में सारे जो है, सेकेंडरी में सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द पर्सन हु मेड द मोस्ट नोटेबल अटेम्प्ट टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो भारत का किसके साथ होता था। सबको पता है कि 50% ज्यादा ट्रेड अकेले ब्रिटेन के साथ हमारा होता था, क्योंकि पूरा तो बिजनेस का उन्हीं पे कंट्रोल था। उनका लार्ज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप ऑफ द प्रपोजल एक्सपोर्ट इज टर्म है, कि बड़े लेवल पे जो कैश क्रॉप प्रोड्यूस किए जाते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, उसे क्या कहा गया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के टाइम में इतने बार जो अकाल पड़े, सूखा पड़ा, जो लोगों की मौतें होती थी खाने पीने की कमी के कारण, इसीलिए कारण हुए क्योंकि उन्होंने सीधा जो है फार्मर्स को कमर्शलाइजेशन क्रॉप्स पे लेके, जिससे खाने पीने की चीजों में काफी दिक्कतें हुई। जो फार्मर है सोचो वो खुद बाहर है सामान खरीद कर खा रहा है। नेक्स्ट एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्री विच वन इज अ रूलर। एक ऐसा पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन जिसमें कि एक क्या होगा, रूलर होगा, शासक होगा, दूसरी कॉलोनी के ऊपर रूल करेगा, उसे क्या बोलते हैं रिलेशनशिप को, कॉलोनिज्म। जैसे भारत में जो रूलर कौन था, सॉरी भारत और ब्रिटेन के बीच में जो कॉलोनिज्म का रिलेशन था, भारत जो है वो कौन था जिसके ऊपर रूल किया जा रहा था, रूलर कंट्री कौन था, ब्रिटेन। ज्यादातर जो ब्रिटेन है, सभी बहुत ज्यादा विश्व के सभी देशों पे ज्यादातर जो रूल किया वो ब्रिटेन नहीं किया। नेक्स्ट करें, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर विथ ब्रिटेन हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियाज। इंडिया के किस चीज पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर विद ब्रिटेन, ब्रिटेन के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर से किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा, तो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान रखना। तो इससे क्या कहेगा, हैंडीक्राफ्ट को, जो उसने ट्रेडिंग के जो रूल अपनाए जिस कारण हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो भी हैंडीक्राफ्ट हमारी गुड्स होते थे बाहर जब एक्सपोर्ट किया जाते थे, उनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था, चीज इतनी महंगी हो जाती थी, और जिस कारण हमारे जो गुड्स थे वो धीरे धीरे उनकी डिमांड खत्म होती चलेगी। और ये जानबूझ के वेल प्लान्ड उनका ये तरीका था। Dex was developed by the British Raj as a means to enlarge the size of the market for the British goods। उन्होंने क्या डेवलप किया ताकि जो अपने मार्केट साइज को बड़ा कर सके, तो भैया उन्होंने रेलवे बनाए। वो अलग चीज है कि बाद में हमको इससे फायदा हो गया, पर उन्होंने ये सोच के कभी नहीं बनाया था कि इससे भारत के भारतवासियों का फायदा होगा। What was the percentage of population dependent directly or indirectly on agriculture। यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड है। बच्चे 70% कहते हैं जी नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए ध्यान से।
इसका आंसर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही पूछा है, तो इसका आंसर है हमारा 25वीं का ए 85%। कह रहे बैटल ऑफ प्लासी, अभी मैंने बताया बैटल ऑफ प्लासी कैसे याद रखेंगे, 1857 सबको पता है, फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था आजादी के लिए। उससे बिल्कुल हम कहां पे चले जाएंगे, 100 साल पीछे चले जाएंगे। कह रहे ड्यू टू पार्टीशन विच ऑफ द इंडस्ट्री मोस्टली अफेक्टेड, आजादी के कारण कौन सी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, तो जूट इंडस्ट्री को, क्योंकि वो जो है बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान चला गया था, अब वो बांग्लादेश बन चुका है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था, जूट इंडस्ट्री को। कह रहा है विच टू कंट्रीज गॉट अ डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट रूट बाय द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल, अभी मैंने बताया स्वेज कनाल करने से किन दो देशों के बीच में डायरेक्ट रूट बन गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसका नाम है इंडिया और ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना था, तो इसकी हम बात करेंगे ए 218 था। लेकिन 2011 में बहुत पॉजिटिव चीज है कि 44 रह गए, अब 2021 में सेंसस होना था, अभी तक डेटा आए नहीं है, आई होप कि उससे भी कम रह गए होंगे। बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के आने से पहले अगर इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पेरस था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पूरे विश्व में नोन थे, तो सारे ही ऑल ऑफ द अबव जो थे इनके सारे जस्ट थे। तो आपने देखा इस फर्स्ट चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह इसके अंदर है। चलिए अब हम सेकंड चैप्टर जो हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 के बीच में हम बात करते हैं, जिसमें हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 तरह की इकोनॉमी है। सबसे पहले देखा हमने जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसमें ओनरशिप मैनेजमेंट जो होता है प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होता है, क्या प्रोड्यूस किया जाए मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। दूसरा हमने देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे सरकार के द्वारा सारे फैसले लिए जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट है दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम कर दूसरे को पूरा सपोर्ट करके काम करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। फिर किस तरह से मॉडल बनाए गए 5 ईयर प्लान के लिए, तो उसके लिए आपने देखा प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किए गए, प्लानिंग कमीशन बनाए गए, 5 ईयर प्लान बनाए गए, और 5 ईयर प्लान के अंदर जो मेन चीजें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सरकार ने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किस तरह से क्या क्या पॉलिसी बनाई। फिर हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो है ताकि फूड के मामले में इंडिपेंडेंट हो सके। ये सारा जो है 1990 तक जो इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हुए, जो प्रोग्रेस हुए, वो सारे डिस्कस करेंगे। और थर्ड चैप्टर में 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जहां से हमारे इकोनॉमी में एक वाइब्रेंट आया था, जहां से तेजी से हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगी थी, तो वो जो है एक बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट ईयर है, तो उसको हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला कह रहा है कि इंडिया हैज अ डैश इकोनॉमी, इंडिया किस तरह की इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड। हम सभी जानते हैं इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था। नेक्स्ट द प्लानिंग कमीशन वो स्टैब्लिश, ये तो पोल साइंस में भी जिनके बच्चे पास जो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज के होंगे सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ था 1950 में हुआ था, 1950 में। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चर टू इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग का जो आर्किटेक्चर है वो कौन था, तो इसका आंसर है फोर्थ का हमारा सीपीसी महालनोबिस। बेसिकली अगर यहाँ पे ना आपको पूछ सकते हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उनको उसने आर्किटेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे उसने वो नहीं लिखा कि फर्स्ट 5 ईयर, तो इसीलिए यहाँ पे पीसी महालनोबिस जो है उन्हीं को हमने दिया, क्योंकि वो ही प्लानिंग बनाते थे, बाकी इनमें सारे जो 3 है वो नेता है। कह रहा डैश सीड वर यूज टू रिवॉल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर, कौन सा सीड यूज किया गया, ट्रेडिशनल, HYV, इंपोर्टेड। इसका आंसर HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया गया ताकि इंडियन एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन लाई जा सके। ऑल इकोनॉमिक प्लानिंग वाज फॉर्मुलेटेड, जो भी इकोनॉमिक प्लान है कितने साल के लिए बनाए थे, 5 सालों के लिए बनाए थे। कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड वाज मेनली डन थ्रू डैश एंड डैश, जो प्रोटेक्शन ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके सरकार के द्वारा अपनाए गए, तो 7th का हमारा आंसर है टैरिफ और कोटा। देखिए टैरिफ और कोटा का डिफरेंस क्या होता है, टैरिफ में क्या होता है, टैक्स सरकार के द्वारा लगाए थे, कोटा में क्वांटिटी डिसाइड करते, इससे ज्यादा क्वांटिटी आप नहीं इंपोर्ट कर सकते, एक्सपोर्ट कर सकते। कह रहा हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका सीधा सा आंसर है देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इसके चेयरपर्सन होंगे। हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो हमारे प्लानिंग कमीशन का क्या गोल नहीं था, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल था, इक्विटी ये भी था, सेल्फ रिलायंस ये भी था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, वो स्टार्टिंग में हमारा एम नहीं था। नेक्स्ट है कि 10th इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक विच इज अ गुड इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है, इसका आंसर है जीडीपी। किसी भी इकोनॉमी को हम देखते हैं कि भैया उसकी जो ग्रोथ बढ़ रही है बढ़ जीडीपी को देख के होते हैं। What is the term used for the policy which promotes setting up an upper limit of the land that could be owned by the
लैंड ओनर, सबसे पहले बताना है इसमें कि एक सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें डिसाइड किया था कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही एक बंदे के पास ओनरशिप होनी चाहिए। उसे क्या कहा गया? उसको कहा गया लैंड सीलिंग। नेक्स्ट है, नेम द टू स्टेट इन विच लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल। दो ऐसे स्टेट का नाम बताना है जहां पे लैंड रिफॉर्म बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे। इसका आंसर है डी, वेस्ट बंगाल और केरला। नेक्स्ट है कि फॉर ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप यूज ऑफ HIV सीड्स वर बेनिफिटेड। कौन से जो HIV सीड्स यूज किए गए सबसे ज्यादा जो बेनिफिट वो कौन से क्रॉप में हुआ? सबको पता ही है कि इसका आंसर है वीट, यानी कि गेहूं में जो है सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट हुआ। कह रहा है इन विच यूर इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। ये भी ऊपर मैंने दिया था किस साल हमने इसको इस्तेमाल किया था। तो 14 का आंसर है इन 1956। देखा आपने ऊपर का डेट आपने याद कर लिया तो कितने सारे क्वेश्चन उसी में से घूम फिरा के पूछ रहे हैं। क्या नेम द कमेटी फॉर्म फॉर द विलेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955। कौन सी कमेटी को बनाया गया था? तो आंसर है कार्व कमेटी, बी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ट्रेड स्ट्रेटेजी विच इंडिया अडॉप्टेड इन द फर्स्ट 7 ईयर प्लान में। इंडिया ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी? इसका आंसर है सी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि बाहरी सामान नहीं मंगाएंगे, अपने ही देश में ही क्या करेंगे? उस चीज को बनाने की कोशिश करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इंडस्ट्री एंड मेंशन द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। क्या क्या इसमें है कि इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड 1956, बिल्कुल सही है। कार्व कमिटी वाज सेट अप टू फेवर ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये भी ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज अबॉलिश्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर 17 का आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, सारे ही किए गए थे। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द NDC काउंसिल सेट अप टू एडजस्ट द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन सपोर्ट करने के लिए जो NDC बनाया गया था वो कब बनाया गया था? आंसर है सी, 1952 में। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी इंडस्ट्री हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फॉर द अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो उसमें सरकार के पास कौन कौन से जो कितने नंबर ऑफ इंडस्ट्री को सेटअप करके रिजर्व कर दिया था? रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर इसको प्रोटेक्शन कर सकती है। तो आंसर है ए, यानी कि 17 इंडस्ट्री ऐसे थे। नेक्स्ट है कि प्लानिंग कमीशन स्टार्टेड विथ हैवी रिलायंस ऑन द डैश। जो प्लानिंग कमीशन ने किस पे ज्यादा भरोसा किया था? भैया पब्लिक सेक्टर पे, इसलिए ज्यादातर जो इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के अंदर में रिजर्व रखे थे। नेक्स्ट एक डैश पॉलिसी वाज अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। तो कौन सी पॉलिसी सरकार ने अपनाया था? तो 21 का आंसर है ए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट्स परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर लेड बाय 1990। 1990 तक हमारे कितने पॉपुलेशन जो तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे? आंसर है ए, 65%। विच सेक्टर वॉज गिवन द मेन एम्फोसिस इन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में किसको ज्यादा ध्यान दिया गया, किसको ज्यादा प्रमोट किया गया? आंसर है ए, बी, सी, इंडस्ट्री को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर रिसोर्स ओन्ड प्राइवेटली एंड मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मेकिंग। किसका एम जो है बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग होता है? बच्चे को पता होगा भैया कैपिटलिस्ट का ही एम क्या होता है? ज्यादातर प्रॉफिट कमाना होता है। सोशलिस्ट में सोसाइटी को वेलफेयर ज्यादा एम होता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज नीड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, थंडरस्टॉर्म। इन सबको जो किसकी जरूरत थी? तो इसका आंसर है सी, क्रॉप इंश्योरेंस की। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन मींस अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन, किस में चेंज करना? सोशल आउटलुक में, लोगों की जो सोच है वो भी बदलनी पड़ेगी। कह रहा व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश। नीति आयोग कब एस्टैब्लिश किया गया? 2015 में, ताकि भारत को और ज्यादा मॉडर्न बनाया जाए। इसका आंसर है 2015। द मोटिव बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंडिया। के मोटिव क्या था? लैंड रिफॉर्म्स क्यों किए गए? इसका आंसर है सी, इक्विटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाने के लिए। द मेन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम सबको पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी 11th का ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़ा। क्या शेड्यूल बी में कितने इंडस्ट्री थे? तो इसमें आंसर है आपका 12 इंडस्ट्री। चलिए अब जो थर्ड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की गई 1991 में, क्योंकि हमने आजाद तो 1947 में मिल गए थे, लेकिन हमारे एक टाइप की जो पॉलिसी चल रही थी जिसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे,
जिससे कि देश में स्टार्टिंग में तो थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन आते आते 90s तक हमारे देश की जो हालत है बहुत बुरी हो गई थी, बहुत ज्यादा कर्ज में फंस गया था, देश में किसी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो अब जरूरत क्या थी, देश में इस तरह से परिवर्तन किया जाए ताकि इकोनॉमी को वाइब्रेट किया जाए, तेजी से आगे लेकर जाए जाए और इसके लिए जरूरत क्या थी कि भारत में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जाए। साथ ही साथ में हमारे देश में हमारे पास इतने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स नहीं थे कि आगे हम ट्रेड कर सके, हमारे ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स इफेक्ट हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसके कारण हमको तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लानी ही थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते, कह रहे हैं इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कब लेकर आए थे इंडिया? सबको पता है 1991 जो है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म सिर्फ 1991। कह रहे व्हाई देयर वाज अ नीड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, की जरूरत क्यों पड़ी किसी भी चीज की? पता है ना आपको, अगर हमारे साथ कुछ भी ठीक होता रहता है तो हमको किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमें जब कहते हैं ना, जब ठोकर लगती है, जब मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम रिफॉर्म करने का सोचते हैं। तो भारत में भी ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गया था, इसीलिए फिजिकल डेफिशिएट के कारण सरकार के जो घाटे हैं लगातार बढ़ते जा रहे थे, राइज इन प्राइस, ये सारी चीजें देश की इकोनॉमी में हो रहे थे। इन सभी के कारण भारत को एक न्यू पॉलिसी की जरूरत थी। यार व्हेन डिड गल्फ क्राइसिस टेक प्लेस, जो गल्फ क्राइसिस है, खाड़ी युद्ध कहते हैं, वो कब हुआ था? इसका आंसर 1991 में। हाउ मच लोन वाज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लोन ही इसी कंडीशन में दिया था कि अपनी इकोनॉमी को आपको ओपन करनी पड़ेगी, जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाना पड़ेगा, तो ही आपको इतना लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूछ रहे कितना लोन का अमाउंट था, हाउ मच लोन वाज प्रोवाइडेड? इसका आंसर है $7 बिलियन। फोर्थ का आंसर है बी, $7 बिलियन। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों ही इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडस्ट्री लाइसेंस स्टिल नेसेसरी, अब भी कितने इंडस्ट्री ऐसे है जिसमें लाइसेंस की जरूरत है? तो भैया ऐसी इंडस्ट्री अभी भी कितनी है? हमारा आंसर है 6-7, तो हमारा आंसर है सी, 5। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी इंडस्ट्री आर एंटायरली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर पे, सरकार पे डिपेंडेंट है। तो उसका आंसर है 3, अभी भी ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से, और वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंडस्ट्रीज होती है जिसमें बहुत ज्यादा सीक्रेसी की जरूरत होती है। प्राइवेट लोग उसको अपने बेनिफिट के लिए सीक्रेसी को लीक भी कर सकते हैं, देश के रक्षा के लिए वो चीज ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th का कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट पहले कम थी, बाद में बढ़ाकर उसको 1 करोड़ 18, 8वें का बी। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द WTO, WTO के कितने मेंबर थे? तो इसका आंसर 9th का ए। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द WTO एस्टैब्लिश, WTO को एस्टैब्लिश कब किया गया? 1995 में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर WTO कहाँ पे सिचुएटेड? आंसर है बी, जिनेवा में। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लॉन्च, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया? आंसर है बी, 2014 में, जब देश में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी। नेक्स्ट है हु कंसीडर एज द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, कि उस टाइम पे यही देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश को काफी उम्मीदें थी जब देश में प्राइम मिनिस्टर बने थे। कह रहे इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ, हम कब हमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत नहीं है? तो 14 का आंसर है सी, पावर जनरेशन के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि डैश रेफर टू द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें थर्ड पार्टी को हम वो काम देते हैं जो बेसिकली उस टाइप के काम वो करते होते, तो इसका आंसर है आउटसोर्सिंग। ग्लोबलाइजेशन नहीं है, गलती से हुआ है, ये इसका आंसर ए, आउटसोर्सिंग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स रिफॉर्म, इसमें कौन सा जो टैक्स रिफॉर्म नहीं है? रिडक्शन टैक्स बिल्कुल है, सिंप्लीकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस भी है, रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स भी है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज जो है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि विच एक्ट हैज बीन इनएक्टेड इन द प्लेस ऑफ MRTP एक्ट, MRTP पे कौन सा एक्ट लेके आए थे? इसका आंसर है कॉम्पिटिशन एक्ट। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट मीन सेलिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू, पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसको बेचना? तो इसका आंसर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बेचना। देखो इन्वेस्टमेंट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट पैसे को बेच देते हैं, यानी कि अपनी जो हमारी ओनरशिप होती है उसको बेच देना प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना। मेक इन इंडिया कंपनी कैंपेन हैज लॉन्च इन सितंबर 2014 टू मेकिंग इंडिया इज टू, IT हब बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, एग्रीकल्चर हब बनाने के लिए, मार्केटिंग हब बनाने के लिए। इसका आंसर है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। कहला इंडिया ने किसको अप्रोच किया था? इंडिया अप्रोच डैश टू मैनेज इकोनॉमिक क्राइसिस 1991, किसको क्या था? अभी मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों को किया था।
नेक्स्ट है कि विच पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस टू रिमेन बैरियर्स टू एंट्री ग्रोथ ऑफ फर्म इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। विच पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस, क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड किया गया रिमेन बैरियर्स टू एंट्री इन ग्रोथ ऑफ फर्म की एंट्री और जो फर्म का ग्रोथ है ताकि उसको हटाकर एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट है डैश मेजर्स आर शॉर्ट टर्म इंटेंट टू करेक्ट वीकनेस डेवलपमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। यहाँ पे कौन सा मेजर है शॉर्ट टर्म, यहाँ देखना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस है, तो यहाँ पे पूछा है शॉर्ट टर्म, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है बी स्टेबलाइजेशन। लॉन्ग टर्म पूछते तो स्ट्रक्चर। 23rd का आंसर है कि डैश वो इंट्रोड्यूस टू एंड रिस्ट्रिक्शन ओपन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इसको ओपन बनाया गया था कि बहुत सारे सेक्टर्स में, तो हमारा आंसर है 23rd का सी लिबरेशन। जो रिस्ट्रिक्शन थे अननेसेसरी को वो चीज हटाना, ये किसके अंदर था, लिबरेशन के अंदर था। नेक्स्ट 24th विच इंडस्ट्रीज नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, कौन से सेक्टर ऐसे जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर में रिजर्व है, सी रेलवे, डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी, 3 सेक्टर जो है अभी भी किसके अंदर में आते हैं, पब्लिक के सरकार के हाथों में आते हैं। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, भैया आरबीआई जो है वही हमारे इंडिया के अंदर जो मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं अभी तक। नेक्स्ट है विच सेक्टर रिफॉर्म रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, पहले रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में जो चेंज हुआ कि विच सेक्टर, तो यहाँ पे हम लोग आए थे कि भैया ये फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि इसमें लिखा है ना विच सेक्टर रिफॉर्म द आरबीआई, आरबीआई जो फाइनेंशियल सेक्टर पे उसका कंट्रोल है। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो नहीं बताओगे तो भी आप आंसर पता लगा सकते। टैक्स रिफॉर्म आर द कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, जो टैक्स रिफॉर्म है किसके अंदर आते हैं, सरकार के फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, तो पता ना मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई कंट्रोल करती है और देश की जो फिस्कल पॉलिसी है वो सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट 28 विच टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया टू यूनिफाई इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में यूनिफिकेशन, उसे एक जैसा उसके लिए कौन सा टैक्स लेके आए थे, 28 का आंसर है बी जीएसटी आया था। नेक्स्ट है कि क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन वर पुट टू, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन क्यों पुट किया गया था, क्यों लगाया गया था, आंसर डिस्करेज इंपोर्ट, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, ताकि बाहर से चीजें हम कम से कम मंगाएं। व्हाट स्टेटस वर ग्रांटेड टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए कौन सा पब्लिक सेक्टर को एंटरप्राइज को करने के लिए क्या ग्रांट किया गया था, ऑल ऑफ द महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, सारे ही टाइप की चीजें लगाई गई थी। नेम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन WTO, WTO से पहले भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो सेम वही काम करते थे बट अपने काम को ठीक से नहीं कर पाए, जिसको डिसॉल्व करके बाद में WTO बनाया गया। WTO का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी जगह पे था उसे क्या बोलेंगे, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज रिफॉर्म्स आर इंक्लूडिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन पॉलिसी में कौन कौन सी चीजें थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, थे सारे रिफॉर्म लिबरेशन के अंदर किए गए थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, मुझे भी पता है, लेकिन चैप्टर को रिवाइज करने के लिए जब पढ़ेंगे तो आपको यही सब चीजें मेन नजर में आएगी। अब पेपर जो आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इस चीज को कैसे आपको क्वेश्चन में पुट किया जाएंगे, वो हम लोग कल सीखेंगे। अभी हम 3 चैप्टर के जो हम लोगों ने वन शॉट रिविजन किए हैं छुए में से, अभी 3 चैप्टर अभी आपको रात में मिल जाएंगे, बाकी 3 चैप्टर अर्ली मॉर्निंग में मिल जाएंगे, फिर उनके कंबाइंड रिवीजन जो है वो आपको मिल जाएंगे। और कोशिश करूंगी जो हमारे मैक्रो है उसमें भी 2 वीडियोस में आपके सारे चैप्टर कवर हो जाए और छोटे छोटे चीजों को मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लासेस आप लोगों को मिले इकोनॉमिक्स की, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10 तो बीत गया, 11, 12, 13, 14, अभी आपके पास 4 दिन है। अगर आप लोग लाइव क्लासेस चाहते हैं, चाहे भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए या किसी भी तरह के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, जो मुझे लगे कि ज्यादा स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस की जरूरत है, तो लाइव मैं आके पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ किसी भी तरह की दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।